दो चीज है। जैसे पहले मैंने बताया कि घृतपान घृतपान जो है हम पेशेंट को पहले मैंने बताया कि घृतपान घृतपान जो है हम पेशेंट को अपने यहाँ से देते, बिल्कुल बाहर से प्रिस्क्राइब नहीं करते। घृतपान जरूरी नहीं है कि आप मार्केट प्रिपेयर्ड करके भी घृतपान दे सकते हैं, मतलब दो, अगर आपको कॉस्टली पड़ता हो। आप घर पे भी अगर आप घृत खाली सिद्ध करो और आप घृतपान के लिए यूज करो तो भी वो काम करता है। हमेशा आपको ये समझनी चाहिए कि पेशेंट जो है अगर एक प्रोसेस से एफोर्डेबल नहीं होता, यानी कि अगर वो बोलता है कि नहीं मैं नशे के लिए डेली नहीं आ सकता, तो आप उसको प्रतिमर्श नस्य और ये पोटली बना के दे सकते हो। जैसे मैंने बताया कि देखो ये पोटली जो है ये मार्केट के मतलब क्लिनिक के अंदर हम लोग इसको जो है एलर्जिक पोटली करके इसको देते हैं। और जैसे मैंने बताया कि इसमें कुछ ज्यादा कंटेंट नहीं है। कंटेंट बढ़ाते समय या लगते समय मैंने जैसे पहले बताया कि पार्सिक यवानी और एरंड का बीज, ये दो ही चीज रहता है। और इससे स्वेदन करने से आप हमेशा देखोगे कि एरंड जो बीज है, और वो खास करके वो टूटा हुआ बीज होना चाहिए। आप ये बीज का पुटली बना के भी आज मॉर्निंग में उसको अगर सेक करके रोज नेजल एरिया के अंदर मतलब देने के लिए कहेंगे, तो एरंड का जो बीज का तेल होता है, ये आपको भी पता है कि एक तो ये आम पाचक होता है, वायु अनुलोमक होता है, और किसी भी तरह से जो है उष्णता बनाए रहता है। यानी ये एक ऐसा कल्प है जो आम वात जैसे कंडीशन के अंदर हम यूज करते हैं और आम का पचन करके वायु का शमन करता है। ऐसे एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर खास करके ये सीजन में आपने ये हमेशा नोटिस किया होगा, खास करके जो मुंबई का एरिया, महाराष्ट्र का एरिया, जो ठंडी खास करके 2-3 वीक थी, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे कि जो खाली ब्रोंको जो है डायरेक्टर लेते थे, इनहेलर लेते थे, बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, सब कुछ स्टेरॉइड पे डालना पड़ता था। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो आयुर्वेद की तरफ ट्यून होके आए और बोलने की कोशिश कर रहे थे कि आप जो है किसी तरह से कुछ कीजिए कि जिसमें ये यूज कम करना पड़े। तो ऐसे में भी ये पूरे जो 2 महीने में हमने हर एक को जो है खाली पंचतिक्त घृत और जो है एरंड बीज के पुटली के ऊपर पेशेंट को यानी कि घर पे स्वेद करने के लिए बताया। स्वेदन से क्या इंपॉर्टेंट होता है, देखिए ये पुटली आप 20-35 रुपीज में भी बना सकते हो, और आप इसको 100 में बेचो, 120 में बेचो, या वन टाइम आप अगर दो तो 7 डेज 8 डेज इजी यूज होता है। तो ये जो पोटली का उपयोग है, पोटली का उपयोग ऐसा होता है कि इसके अंदर मैं कुछ भी डाल सकता था, लेकिन यवानी और एरंड बीज डालने का उपयोग ये है क्योंकि ये जो है ये तैल है, यानी कि सब बीजों से जो है वॉलेटाइल ऑयल बनती है या निकलती है। और ये जितने भी चीजें हैं ये आपके नेजल एरिया को यानी कि आपके नोज एरिया को ये वार्म रखते हैं। प्लस तेल होने के कारण जो है एक तरह से एक पतला लेयर बनता है कि जिसके कारण प्रोटेक्शन होता है। और दूसरी बात, ये उस एरिया को उष्ण रखता है। नासा एरिया को उष्ण रखना इस कर्म से यानी कि इस पुटली से, ये आपके किसी भी पेशेंट के सिम्टम्स को कम कर सकता है। इसलिए जो एक तरफ हम जो है पेशेंट को एडवाइस करता है कि आप स्टीम ले लो या आप जो है विक्स का इनहेलर वगैरह ले लो, उस जगह पर हम इस पुटली का उपयोग कर सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। यानी कि आप अपने पेशेंट के अंदर यूज करके देखिए कि इस पुटली का इंपॉर्टेंट क्या है। आप जैसे ही पुटली का उपयोग करना स्टार्ट करोगे, पूरा का पूरा कफ जो है विलयन होके उसको एक एपिसोड आता है कि जिसमें 4-5 बार बहुत कफ निकलता है और फिर उसके बाद पूरा एरिया क्लियर हो जाता है। ये ट्रीटमेंट जो है नेजल यानी डीएनएस के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट है। यानी डीएनएस के अंदर आप जो भी चिकित्सा कर रहे हो उसमें हमेशा स्वेदन या तो पुटली के अंदर एरंड पुटली या जो है पार्सिक यवानी, बहुत कुछ बहुत ऐसे रेयर केस मिलते हैं कि जिसमें एरंड तेल की एलर्जी मिलती है। ऐसे पेशेंट के अंदर हम लोग पार्सिक यवानी, और अगर कुछ नहीं हो यानी आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं हो तो खाली हम लोग पुटली यानी कि बालूका की पुटली बना के भी पेशेंट को देते हैं, काम आती है। तो बालूका पुटली हो या जो है बगीचे की एकदम जो सूखी मिट्टी हो, दोनों काम करती है। बट स्वेदन इंपॉर्टेंट है। स्वेदन आपके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कोई भी चिकित्सा करो, अगर शीत संस्पर्शात हो जाए या एटमॉस्फेयर जो है ठंडा हो, ऐसे टाइम पे आप जो है आपकी सिम्टम्स यानी आपके जो कंप्लेंट्स वो फिर से बढ़ सकते हैं। तो ये जो है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर्पी पान के बाद। थर्ड, जैसे मैंने पहले बताया कि संहिताकारों ने पहले ही कह दिया है कि ट्रीटमेंट करते समय नस्य का जो है आपको उपयोग यानी कि आपके उसके बारे में सोचना है। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो अणु तेल काफी दिन हो गया मैं किसी भी एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर यूज नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो पर्सनली ओपिनियन है कि यष्टि मधु तेल का जो उपयोग है
ये काफी बेटर होता है कोई भी एलर्जिक राइनाइटिस पेशेंट के अंदर। देखो, यष्टि मधु तेल देने का क्या उपयोग है? सबसे पहली बात, ये तेल है तो हम अणु तेल जैसा दे सकते हैं, बट यष्टि मधु जो है मधुर शीत मधुर, जो है बल्य, जो है ओजवर्धक, वात शमक, और सबसे बड़ी बात है जो इसके अंदर बहुत यूनिकनेस है, वो आप देखोगे कि लेखन कर्म, कफग्न कर्म। यष्टि मधु को हमेशा कंठ या कफग्न या हम प्रतिशा या हम कभी भी कास के अंदर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसके अंदर वात शमन की कैपेसिटी मधुशित मधुर होने के बाद भी कफग्न प्रॉपर्टी है। ये बहुत यूनिकनेस है इसके अंदर। तो इसलिए यष्टि मधु ऑयल मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना नस्य के लिए यूज करें, जितना आप अपने एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट के अंदर देंगे, आप खुद देखेंगे कि ये यूज करने के बाद उसे जो धूल से या डस्ट से या किसी को कुकिंग गैस के सामने या कभी किसी को जैसे होता है कि कैट के फर से या डॉग से या सबसे इंपॉर्टेंट जो पिजन एरिया होता है जिसके अंदर पेशेंट काफी कंप्लेन करते हैं कि मेरे बाजू में जो है जो कबूतर काफी आके बैठते हैं और जैसे वो बैठता है वो सब एलर्जी स्टार्ट होता है। तो ऐसे जो केसेस होते हैं इसके अंदर यष्टि मधु ऑयल काफी बेटर उपयोग होता है, यानी बेस्ट होता है। यानी कि आपके पास एलर्जिक राइनाइटिस, क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर यष्टि मधु तेल देने के सिवा कोई पर्याय नहीं है। यष्टि मधु तेल फिर से आप खुद डिस्पेंस कर सकते हैं। ये इस वीक के बीच में हम थोड़ा इसके मार्केटिंग के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप खुद दे सकते हैं या आप मार्केट से मंगा के खुद डिस्पेंस सेल्फ ब्रांडिंग कर सकते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये काम करती है। यानी आपको अब मार्केट के अंदर उतर के ये देखना पड़ेगा कि यष्टि मधु ऑयल कहाँ मिलती है या किस तरह से हम इसको उपयोग करें। क्योंकि आप फिर से, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि ये सब एक ग्रंथोक्त ऐसे ऐसे कल्प है कि जब आप उसको यूज नहीं करना चालू करोगे तो वो मार्केट से धीरे धीरे हटते आते। यष्टि मधु ऑयल का भी वही हो रहा है कि आप देखोगे कि आप ढूंढोगे कि यष्टि मधु ऑयल है क्या, आपको ना ही मिलेगा। पर यष्टि मधु ऑयल, जैसे मैंने वही बताया कि फिलहाल हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एलर्जिक राइनाइटिस, तो यस, कि एलर्जिक राइनाइटिस के इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट है। दूसरा, प्रोटेक्शन के लिए वन ऑफ द बेस्ट। यानी कि कोई बोलता है कि मैं अभी बारिश आने वाली है, ठंडी आने वाली है और सॉरी मुझे एलर्जिक जो है राइनाइटिस का कंप्लेन ज्यादा होगा या मुझे कफ एंड कोल्ड ज्यादा होगा, तो ऐसे कंडीशन के अंदर भी जो है यष्टि मधु ऑयल का उपयोग होता है। यानी आप पेशेंट को मर्श, अगर आपके पास पेशेंट आता है तो आप 7 डेज का कोर्स करके आप उसको फिर 2 वीक के बाद बुला सकते हो, और नहीं तो दिन में 4 से 5 बार सेम प्रतिमर्श का नस से एक ड्रॉप आप यूज कर सकते हो। अणु तेल दूसरा चॉइस है। अगर आपको यष्टि मधु ऑयल बिल्कुल भी मार्केट में न मिले तो ये यष्टि मधु ऑयल 3 है। यानी कि प्रैक्टिकली देखे जाए तो स्टेप नंबर 1 घृतपान, स्टेप नंबर 2 स्वेदन, स्टेप नंबर 3 नस्य। खाली नस्य स्टार्टिंग के 9 जो प्रतिशय यानी कि 15 दिन के अंदर का प्रतिशय है वहां बिल्कुल भी निर्दिष्ट नहीं है, वहां बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, ये क्रॉनिक प्रतिशय के ज्यादा है। और लास्ट है विजया। ये विजया ना बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर आपको अगर हरितकी के बारे में विचार करना है तो ये 3 प्रोडक्ट आपके सामने, तीनों का अपना अपना अलग अलग एम है। यानी हरितकी देना है, यस देना है, क्योंकि हरितकी जैसा मैंने पहले ही बताया वो उस कषाय रस के कैपेबिलिटी मतलब ड्रग कैटेगरी के अंदर आता है कि जो कषाय रस होते हुए भी वायु का अनुलोम करता है। प्रतिशय जैसे केसेस में हमें यही चाहिए कि ड्रग एक तो कफग्न भी हो और वायु का भी अनुलोम करे। तो इसके लिए 3 प्रोडक्ट मैंने फिर क्यों दिखाया कि क्या चूर्णी हर जगह यूज कर सकते हैं? नहीं, हर एक क्राइटेरिया था। सबसे पहला, ये तीनों में से जो चॉइस होनी चाहिए वो हमेशा है अगस्त्य हरितकी अवलेहक। क्यों अगस्त्य हरितकी अवलेहक? जैसे हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे कि प्रतिशया एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी कि क्या शीत के आहार विहार से आपको ज्यादा हो रहा है या कि आपके शरीर के अंदर ओजी नहीं है। तो कैटेगरी जब मेडिसिन बनती है, जो जैसे मैंने वही बताया कि आपको अगर शीत के अगेंस्ट करना है तो आपको उष्ण ड्रग चाहिए, और आपको ओजवर्धन करना है तो आपको ओजवर्धन ड्रग के बारे में ज्यादा सोचना है। कोई कोई कल्प ऐसा है जो दोनों एक साथ करता है। तो अगस्त्य हरितकी अवलेह का जो उल्लेख किया गया है चरक संहिता के अंदर, ये दोनों चीज को कंट्रोल करता है, यानी दोनों संप्राप्ति को भंग करता है। एक तो इस अवलेह के अंदर सबसे ज्यादा हरितकी है तो ये बाय डिफॉल्ट कषाय रसात्मक हो जाती है, प्लस अवलेह में बनाने के कारण इसकी रुक्षता थोड़ी कम हो जाती है। और इस ड्रग को देखा जाए तो ये बहुत ही उत्तम ओजवर्धक है।
यानी कि किसी भी एलर्जिक राइनाइटिस पेशेंट के अंदर, खास करके जब वो पोस्ट कोविड हो या पोस्ट इन्फ्लुएंजा वायरस ग्रसित हो या हॉस्पिटल से जस्ट आया हो या बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको राइनाइटिस हो गया हो, ऐसे कंडीशन में खाली कटु उष्ण कटु न सोच के आपको उधर ओजवर्धन भी चिकित्सा करनी चाहिए। तो ऐसे में सबसे बेस्ट कल्प जो है अगस्त्य हरित की अवले है। फिर से मैंने जैसे बताया कि हमारा टेंडेंसी कि हम चित्रक हरित के अवले वगैरह ज्यादा यूज करते हैं, ये आपको संप्राप्ति थोड़ी सोचनी पड़ेगी, बट यस, अगस्त्य हरित की अवले है, दोनों संप्राप्ति को एक साथ भंग करता है। हरित की चूर्ण का कहाँ उपयोग करें? अभी विजया कहा है तो आपको हरित की या त्रिफला आपको याद आना चाहिए, तो यस आप यूज कर सकते हो। बट उसी पेशेंट के अंदर जिसको खाली कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, यानी कि जैसे हम बता रहे थे, स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे कि मलावरोध जन्य या मूत्र अवरोध जन्य प्रतिशय ये बहुत जीर्ण होता है। अब बहुत बार हिस्ट्री लेके देखो, आपको हिस्ट्री में मिलेगा कि ये जितने भी एलर्जिक पेशेंट है, जिसको एलर्जिक राइनाइटिस है, किसी की भी पेट जो है बरोबर साफ नहीं होती। किसी को स्टिकी मोशन होता है, किसी को हार्ड मोशन होता है, कोई कहता है कि मोशन के लिए मुझे टैबलेट्स वगैरह लेने पड़ते हैं। यानी जहां अपान विगुणित है वहां प्राण व श्रोतस व्याधि होती ही है। प्राण व श्रोतस व्याधि के अंदर अपान वायु का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप देखोगे कि भले वो कास की चिकित्सा हो, श्वास की चिकित्सा हो या प्रतिशय की चिकित्सा हो, संहिताकार हमेशा कहा करते हैं कि जो अपान वायु है हमेशा अनुलोम होनी चाहिए। इसलिए हरित की चूर्ण का वही उपयोग करो जहां पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन जैसे कंप्लेन ज्यादा हो, जहां पेशेंट स्थूल ज्यादा हो, जहां पेशेंट सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज्यादा जीता हो, जहां पेशेंट खाली जो है फास्ट फूड खाता हो, बाहर का फूड खाता हो और इनको एलर्जिक वगैरह रहते, तो वो बना के हम लोग बंद करके हरित की देते। हरित की खंड थोड़ा ढूंढना मुश्किल पड़ता है, वही मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। रीजन ये क्योंकि ये इतना जल्दी मिलता नहीं, ऑनलाइन आपको मिले बट मार्केट में ये कोई लिखता नहीं। बट हरित की खंड जो है ये कोई भी एलर्जिक राइनाइटिस के फर्स्ट स्टेज पे एकदम रैपिडली काम करता है। पब्लिक इसको ज्यादा करके मोशन के लिए यूज करती है ओल्ड पेशेंट के अंदर, बट एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर बेस्ट है। यानी कि विजया हरितकी का इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उसको अवलेय फॉर्म में दो, या तो आपको खाली उसको खाली केवल हरित की खंड दो, या आप हरित की के चूर्ण में दो। विजया यानी हरित की कभी भी राइनाइटिस के अंदर आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देगी। अब बात ये आती है कि अगर थोड़ा और आगे डिस्कस करें तो अब हेतु के हिसाब से डिस्कस करते हैं। हेतु के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि अति व्यवहार, यानी मैस्टरबेशन ज्यादा करना, फीमेल हो या मेल हो दोनों के लिए, क्योंकि सर्वांग आश्रित शुक्र ये दोनों के अंदर होते हैं। संहिताकार हमेशा मानते हैं कि ये जब भी क्षय होता है तो इसके कारण नासा ही सबसे पहले प्रतिशय यानी कि वही ओज क्षय के कारण दोष वृद्धि होती है। इसमें दोष की चिकित्सा करके कोई फायदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्नेह ही नहीं है। जहां स्नेह नहीं होता, जहां बल नहीं होता, जहां ओज नहीं होता, वहां वायु प्रकोपित होती है। इसलिए मुझे हमेशा ये कहना रहता है कि आपका पेशेंट जो एलर्जिक राइनाइटिस हो, जो बोलता हो कि मैं 12 साल का हूँ, 13 साल का हूँ, 14 साल का हूँ, और अब देखो ये एज ग्रुप है कि जिसके अंदर ऑट्रेविन वगैरह दे के भी नहीं काम करता। इवन इवन आप देखोगे कि मिडिल एज के अंदर भी आप यूज करके देखो, जो सेक्सुअली एक्टिव है, इसके अंदर आपका एलर्जिक राइनाइटिस खाली मकर ध्वज जैसे कल्प से शांत होता है। मकर ध्वज जैसा कल्प जो है वो शीघ्र शुक्र वर्धन है। दूसरा, प्राण व श्रोतस के लिए बल है, यानी रस तरंगिणी के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो श्रेष्ठ वात शामक और प्राण व श्रोतस के लिए बल्य कल्प के अंदर ही आता है। यानी कि आप ऐसे पेशेंट के अंदर, या आप यंग पेशेंट जो है इसके अंदर आप सिद्ध मकर ध्वज आप यूज कर सकते हो। अब बहुत लोग कहते हैं कि ये कॉस्टली ड्रग है, 800 रुपए का 10 टैबलेट आता है, ऑफकोर्स आता है, बट बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो इसको अच्छे रेट में बनाते हैं। बैद्यनाथ का मैं ज्यादा यूज नहीं किया, ये तो मुझे पिक मिल गया यूज किया, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऊंचा कंपनी का देखिए स्वर्ण मकर ध्वज रस, और वो आप हाफ टैबलेट में भी यूज कर सकते हो। क्योंकि यहाँ जो मकर ध्वज का रोल है वो है शीघ्र सर्वांग शुक्रवर्धन। तो इसलिए आप कभी भी जब ट्रीट करने आते हैं, या इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछो कि मेरे प्रैक्टिस के अंदर, तो मैं सिद्ध मकर ध्वज को जो है 1/4 टैबलेट डेली बेसिस के ऊपर यूज करता हूँ, और थोड़ा टाइम मिले तो मैं इसको सूक्ष्म औषधि जो है कल्पना में भी यूज करता हूँ। यानी कि मैं 10 ग्राम का कोई चूर्ण ले लूंगा, यानी अश्वगंधा या शतावरी, उसके अंदर जो है मकर ध्वज का 10 टैबलेट डाल के घूट के मैं उनको दे देता हूँ और बोलता हूँ कि यही हाफ टी स्पून जो है डेली आप लेते जाओ। तो इससे क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया
कि सद्य समुत्पाद यानी कि ये एक मोस्ट प्रोमिनेंट हेतु है यंग जनरेशन के अंदर, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, यानी कि आप इसको ओवरलुक नहीं कर सकते। तो वहां आपको जो है स्नेहपान और मकरध्वज दोनों की उपयोगिता पता चलती है। दूसरा है, ये जो पेशेंट है आपको काफी मिलेंगे, यानी कि जो कहते हैं कि मैं जैसे सिर पे पानी डालते हूँ मुझे सर्दी चालू हो जाती है, मैं धूप से आती हूँ तो मुझे सर्दी चालू हो जाती है। तो ये जो है लीन दोष है, यानी ये पर्सन ऐसा है कि जिसके अंदर वायु और कफ अपने आप ही प्रकोपित होते हैं, ऊर्ध्व स्थान में प्रकोपित होती है, और ये खाली हेतु का इंतजार करते हैं। हेतु क्या है? उष्ण शीत सेवन। उष्ण शीत सेवन से दोष का प्रकोपित बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैंने ये पहले बताया, काफी लोग ऐसा है कि जैसे ही नहा के आते हैं फटाफट सिर पे ड्रायर मारना स्टार्ट करते हैं, या जैसे ही ड्रायर वगैरह मारते हैं फटाक से किसी चीज से वो गिल्ला वगैरह कर लेते हैं। तो दोनों टाइप के पेशेंट के अंदर, यानी कि जहां आप सिर के अंदर गर्म पानी डालने के बाद तुरंत ठंडा, धूप में आने के बाद तुरंत ठंडा पानी पी लेना, या धूप में आने के बाद तुरंत सर पे पानी मार लेना, ये वो लोग पेशेंट है कि जिसको पानी डालने से काफी एलर्जी होती है, और खास करके ठंडी के सीजन में। ऐसी चीज इसको ट्रीट करना बहुत ही सिंपल है, यानी कि ये लोग को खाली आपको पिंपली आसो देने की जरूरत है। क्यों पिंपली आसो? पिंपली आसो जो ऐसा कल्प है, ये हमेशा जो है एक तरह से आप देखा जाए कि कफग्न और वायु यानी कि वात शामक दोनों कार्य करती है। और उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आमाशय उद्भव कफ है जिसके कारण ये लीन रहते हैं, ये दोष का शमन करती है। ऑफकोर्स खाली ये काम नहीं करेगा अकेला, पिंपली आसो के साथ आपको फिर से स्नेहपान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो भी धातु वैगुण्यता है वहां आपको ठीक करने की जरूरत है। तो इसलिए ये जो पेशेंट है, बट इसके अंदर जैसे मैंने वही बताया कि पिंपली आसो, 64 प्रहरी पिंपली, त्रिकटु पिंपली जैसे कल्प जो है, ये ऐसे पेशेंट के अंदर, यानी कि जिसको कोई ठंडी लगने के बाद तुरंत सर्दी खांसी चालू होती है, एसी चालू करने का तुरंत खांसी चालू होती है, आप इसके अंदर पिंपली कल्प या पिंपली अकेला आप आराम से उपयोग कर सकते हैं ये पेशेंट के अंदर। चौथा जो केस आप देख रहे हो, ये बहुत इजी ट्रीटेबल है, यानी कि जिसको खाली डस्ट स्मोक से या किचन के धूम से या किसी जो प्राणी है या एनिमल है उसके फर से अगर डिस्कस ये होता है, एलर्जिक राइनाइटिस स्टार्ट होता है, तो ऐसे में जैसे मैं आपको पहले बताया कि इनको जो है स्नेह पान करा के, यानी कि डोली जो है 10 ml का स्नेह पान देके यष्टि मधु का ऑयल आप उपयोग कर सकते हैं, यानी कि इसका नस से करा सकते हैं। इसका पान करा के कोई उपयोग नहीं है, पान के लिए आप जो है घृत के ऊपर ही ज्यादा ध्यान दे तो ही बेटर है। कुछ कुछ लोग इसमें ऑयल प्रेफर पीना करते हैं, बट जैसे मैंने वही बताया कि ग्रंथोक्त जो घृत है उसकी ही विशेषता इंपॉर्टेंट है, यानी कि घृत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब बोले आप इसके पहले एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर आप क्या देते थे क्या नहीं देते थे वो अलग बात है, बट ये संप्राप्ति से आपको यही सीखना पड़ेगा कि संहिताकार खुद चाहते हैं कि आप ओज की चिकित्सा करो, आप इम्यूनिटी की चिकित्सा करो, और प्रतिशया के अंदर घृत से बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर कोई नहीं हो सकता। लास्ट जो कॉज है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर से मूत्र आदि संधारणा, यानी जैसे मैंने पहले बताया, आपका पेशेंट अगर जो है जिसको यूटीआई रिकरेंट होती है, जिसको यूरिन क्लियर नहीं होता, या जिसको लोअर एब्डोमेन हमेशा पेन होते रहता है, तो ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी ये क्षार पित्त है, यानी कि जो भी क्षार द्रव है शरीर के बाहर नहीं निकलते, या शरीर के मूत्र के बाहर मूत्र मार्ग से बाहर नहीं निकल पाते, तो ये भी आपकी संख्या संप्राप्ति यानी प्रतिशय की संख्या संप्राप्ति में बनती है। यानी कि हर वो पेशेंट जिसका यूरिन क्लियर नहीं करता हो, जिसको ड्रिबलिंग ज्यादा होता हो, जो बार बार कहता है कि ये यूरिन करते समय जलन जैसा हो रहा है, या कोई बोलता है कि मेरा मोशन क्लियर नहीं हो रहा है, या मोशन करते समय स्टिकीनेस होती है, क्लियर नहीं होती, गैसेस ज्यादा पास होते हैं, ये मूत्र आदि संधारणा यानी संधारण के कारण होता है, जॉब के कारण होता है, बट ये अपान वायु विगुणित है। अपान वायु से बेस्ट, यानी कि हमें याद है ठाकुर सर हमारे सीनियर सर थे, वो जब भी पढ़ाया करते थे वो हमेशा ने इस चीज को बोलते थे कि आपका अगर पेशेंट का पेट सफा नहीं है तो आप कभी भी उसका एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रीट नहीं कर सकते। यानी उनका एक कॉन्सेप्ट होता था कि जब भी एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट या डीएनएस का पेशेंट उनके पास आता था, वो पहला क्वेश्चन ये पूछते थे कि आपका पेट साफ है कि नहीं है, तो वो हमेशा अभियारिष्ट आरोग्यवर्धिनी के साथ या खाली चिंच तेल यानी कि जो इमली का तेल है उसकी बस्ती दिया करते थे। और हमने खुद देखा कि उनकी जो ट्रीटमेंट है
उसके लेने के बाद 3-4 यानी 1 मंथ के बाद पेशेंट का सिम्टम एकदम ड्रास्टिकली इंप्रूव होता है। तो ये जो चीज है यानी कि श्लोक को जो है प्रैक्टिस में उपयोग करना, ये वाला पार्ट एटलीस्ट मैंने उनसे सीखा हुआ और उनमें देखा हुआ है। इसलिए हमारा जो पेशेंट एलर्जिक राइनाइटिस का होता है, वो 2 चीज हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ता है कि क्योंकि अगर अपान वायु विगुणित है तो पेशेंट की इम्यूनिटी कभी भी, खास करके रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी कभी भी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए ये चीज को हमेशा कंसीडर करना है कि एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर अभ्यारिष्ट का उपयोग करना इंपॉर्टेंट है। फिर से यहाँ देखिए कि संहिता के अंदर भी अभया यानी हरितकी का विजय वर्णन आया हुआ है, प्लस हम अरिष्ट फॉर्म पे दे रहे हैं, तो ये अग्निवर्धक भी है, और एट दी एंड ये गुड़ कल्पना यानी कि बल्य कल्पना है। तो अभय अरिष्ट एक बहुत ही स्पेसिफिक या यूनिक कॉम्बिनेशन है, खास करके वो एलर्जिक राइनाइटिस पेशेंट के अंदर जो पहले से ही क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटेड है, इसके अंदर यूज कर सकते हैं। और यही जैसे मैंने बताया कि यूरिन रिलेटेड कंप्लेन हो या उसको जो है प्रॉपर यूरिन फॉर्मेशन नहीं होता हो, बर्नी यूरिन होता हो, ऐसे में सेम राइनाइटिस पेशेंट को वरुण आदि क्वाथ भी दे सकते हो। वरुण आदि क्वाथ देने के बाद क्षार पित्त जब शरीर के बाहर निकलता है तो फिर से ओज जो है वर्धन होने लगती है, स्नेह वर्धन होने लगता है और बल प्राप्त होता है। तो ऑल इन ऑल आप देखिए कि एलर्जिक राइनाइटिस या तो हम उसको कषाय रस से चिकित्सा कर रहे हैं या हम उसकी ओज चिकित्सा कर रहे हैं। फिर जब से हमने फिर से दूसरे कल्प के बाद में बात कर रहे हैं, जो मैं हर बार जो वो वीकेंड लेक्चर हमारा सुनता हूँ, हमेशा मैं कहता हूँ कि लघु मालिनी वसंत से बेस्ट कल्प आपको किसी भी एलर्जिक कंडीशन में नहीं मिलेगा। यानी कि वो एलर्जिक राइनाइटिस हो या आपका डीएनएस हो या पॉलिप हो, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो, एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो, लघु मालिनी वसंत से बेस्ट कल्प कुछ नहीं मिलेगा। लघु मालिनी वसंत के अंदर आप देखो तो ये जशत कल्पना है, स्वर्ण मालिनी और लघु मालिनी दोनों। पहले लघु मालिनी के बारे में बात कर लेते। लघु मालिनी के अंदर फिर आप पूछो कि ओजवर्धक क्या है, स्नेहवर्धक क्या है, तो वो है नवनीत का उसके ऊपर भावना। अब मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे लोग, मुझे कभी कभी स्टूडेंट आके बोलते हैं सर मैंने तो लघु मालिनी वसंत यूज किया पर मुझे इफेक्ट बिल्कुल नहीं मिला एलर्जिक राइनाइटिस पे। यानी कि मैं क्या क्लेम करता हूँ, मैं ऐसा क्लेम करता हूँ कि आपको अगर रनिंग नोज है और आप 2 टैबलेट लघु मालिनी वसंत खा लो तो विद इन 2 to 3 आवर ना आपको रनिंग नोज के सिम्टम चली जाती है, सोर थ्रोट की सिम्टम थोड़ी चली जाती है। रीजन इसलिए क्योंकि इसके अंदर जशत का कषाय कल्पना है, और कषाय जशत यानी कि जिंक, ये आयुर्वेद अनुसार कषाय कल्पना है। और हमेशा रस तरीके के उस श्लोक को मैं दोहराता हूँ कि जिसमें लिखा है कि श्लेष्म कला बलवर्धन, यानी कि जो म्यूकोसल इम्यूनिटी या एलर्जी से जो है बार बार रिएक्शंस होते हैं, जो हम डेफिनेशन पे पढ़े, वो स्पेसिफिक नासा कला या जो नासा कला है, इसको बल देना ये जशत कल्प का काम है। यानी कि उसको बल देने के सिवा और भस्म है, लेकिन ये सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। विथ रेफरेंस यही है। और फिर से जैसे मैंने बताया कि चाहिए मैं वीडियो शेयर करूंगा, अब पूर्व देखिए। तो यानी कि जशत कल्पना होना उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, और लघु मालिनी वसंत उसमें सबसे फर्स्ट आता है। अब आप देते हो तो काम क्यों नहीं करता? वो इसलिए काम नहीं करता क्योंकि मार्केट के अंदर लघु मालिनी बनाते समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऐसा है कि उसको नवनीत का भावना कोई नहीं देता। नवनीत का साध भावना देना ये बहुत डिफिकल्ट है। यानी कि आप देखोगे जैसे डीपी, जैसे मैं इधर दूध प्रेशर क्यों डाला हूं, क्योंकि आप लघु मालिनी वसंत उनका लेने जाओगे तो 230 रुपए का 60 टैबलेट आता है। आप ये बैद्यनाथ का लेने जाओगे तो 90 रुपीज का 60 टैबलेट आता है। हम हमेशा सस्ते के चक्कर में भागते हैं, पर हमेशा ये भूल जाते हैं कि आप जैसे जैसे भावना के अंदर मैनिपुलेट करोगे, उसके अंदर भस्म का जो अमाउंट कम डालोगे, तो आपकी ड्रग सस्ती बनेगी बट वो कारगर सिद्ध नहीं होगी, उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए मार्केट में जैसे मैंने बताया कुछ ऐसे कंपनी है जो अच्छी उत्तम क्वालिटी की बनाती है, भले थोड़ा पैसा ज्यादा लेती है, बट बिना नवनीत के भावना दिए आपका ये ड्रग काम नहीं करेगा। फिर ये खाली जशत कल्पना जैसे हो जाएगा। दूसरा, स्वर्ण मालिनी वसंत कहाँ देना चाहिए? स्वर्ण मालिनी वसंत लघु मालिनी वसंत जैसे, पर जैसे बताया कि ये स्वर्ण कल्प है। स्वर्ण कल्प हमेशा जो है ये एक तरह से हर धातु का वर्धन, स्पेसिफिकली मांस बलवर्धन होता है। स्वर्ण मालिनी वसंत में उस एलर्जिक राइनाइटिस पेशेंट के अंदर ज्यादा यूज करना चाहूंगा जो मिडल और ओल्ड एज है, जिसके अंदर पहले वात की अवस्था आ चुकी है, जिसके अंदर प्राण व शोतस थोड़ा जीर्ण हो चुका है। यानी कि जीर्ण शरीर के अंदर वात काल यानी कि जो प्रौढ़ अवस्था है, इसके अंदर जब आप पेशेंट देखते हो कि कोई ओल्ड एज आता है और बोलता है कि
मुझे इनहेलर लेना पड़ता है, मुझे इतना मैं मोंटेलोकास्ट ले रहा हूँ, साथ में मैं हिस्टामाइन के लिए सिट्रिजिन ले रहा हूँ, और फिर भी मुझे सिम्टम्स है, ये सब आते हैं। ऐसे पेशेंट के अंदर जो है स्वर्ण मालिनी वसंत काफी ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। रीजन ये है कि जो भी क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस पेशेंट है, इसके अंदर रुक्षवात का बहुत ज्यादा ही उपयोग यानी कि संप्राप्ति बनती है। उस समय आप कटु उष्ण कषाय रस दीजिए, ऑफकोर्स आप दे सकते हैं, सिम्टोमेटिक इंप्रूव करेगा, लेकिन ये जाके एट द एंड उसके प्रकृति के यानी कि उसकी अवस्था के विपरीत बैठता है। यानी कि आपके पास अगर कोई 50-55 प्लस आ जाएगा, आप तुरंत नहीं बोल सकते कि आप ये रस का लीजिए, या आप खाली हरित की लीजिए, या आप खाली पिंपली लीजिए। ये उसके लिए उतना कारगर सिद्ध लॉन्ग टाइम नहीं होता। इसलिए स्वर्ण मालिनी वसंत हम उस पेशेंट के अंदर यूज करते हैं जिसको पहला प्रौढ़ अवस्था हो, या जिसको पहले से ब्रोंकाइटिस की हिस्ट्री हो, या जिसको पहले अस्थमैटिक हिस्ट्री हो, या पहले जिसको ट्यूबरकुलोसिस हिस्ट्री हो, या जिसको कोविड की हिस्ट्री हो। तो ऐसे कंडीशन के अंदर जब वो रिस्पॉन्ड नहीं करता तो स्वर्ण मालिनी वसंत फिर से हाफ टैबलेट डेली बेड टाइम। तो देखो ये बेड टाइम काम करता है। तो आप पूछोगे कि क्यों बेड टाइम? क्योंकि जो शीर्ष अवयव है यानी कि जो ऊर्ध्व स्थान है वो निशी काल ही काम करेगा। और खास करके मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हर ड्रग देना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आप जब रसायन का उपयोग करते हैं तो आपको उस स्थान की चिकित्सा यानी कि सोच के करना चाहिए। बहुत लोग को मैंने देखा है कि स्वर्ण मालिनी मतलब ऐसा वसंत जैसे कल खाने के बाद देते हैं, या आप बोलते हैं कि प्राणवशोतस में जाता है, तो ऑफकोर्स जाता है, पर प्राणवशोतस में जाने के बाद वो एग्जैक्टली जाएगा कहाँ? और भी बहुत सारे स्थान है। तो स्पेसिफिक ऊर्ध्व भेजने के लिए यानी कि ऊर्ध्व जत्रुगत विकार में भेजने के लिए, नासा जैसे स्थान पे भेजने के लिए वो निशी काल ही काम करेगा आपका ड्रग। इसलिए निशी काल जो है आप ड्रग दोगे तो वही वो काम करता है। और प्लस सेम निशी काल में जो भी हेतु करेगा, जितना वो ठंडा खाएगा, जितना फ्रूट्स खाएगा, जितना ठंडा पानी पी के सोएगा, जितना हेवी खाएगा, उतना ही मॉर्निंग के अंदर एलर्जी ज्यादा होता है। इसलिए हमारे क्लिनिक में भी जब पेशेंट आते हैं तो उसके 8 बजे का खाना पूरा बंद कर दिया जाता है। तो ये निशी काल का इंपॉर्टेंट है कि हेतु वहां उसके बारे में सोचना है। तो इस तरह एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर हमारे पास एक कुछ ऐसे बेसिक कल्प है जो ज्यादा संप्राप्ति न बता के हमने कुछ एक स्पेसिफिक ड्रग के ऊपर बात करके हमने एक प्रैक्टिकली भी देखा कि कैसे जो कंपनी है वो किस तरह से ये सेम फॉर्मूला फॉलो करती है, और कैसे संहिता पहले ही संहिता के अंदर और भी इससे अच्छे ट्रीटमेंट दी हुई है कि जो हम फॉलो कर सकते हैं। यानी कि आप जैसे मैंने बताया कि आप अब अगर आप जाएंगे यहाँ से, आपको आपका जो भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में आप पूछते जा सकते हैं, या आप अपना रिव्यू बता सकते हैं, या आपका कुछ बताए जिसके ऊपर हम डिस्कस कर सके। अदरवाइज ग्रुप है जो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर सीरीज में या आज के डिस्कशन में 2 चीज मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझना चाहिए। एक, अभी फिलहाल मार्केट के अंदर अगर बेस्ट एलर्जिक राइनाइटिस का कोई मेडिसिन है तो सांडू का स्नीज क्योर है, बड़े कॉस्टली है। मंडूर भस्म साधित है यानी कि उसके ऊपर बेस्ड है। और ये जैसे मैंने बताया कि जो लेट ज्वाइनिंग किया उसके लिए कि सांडू इसको क्लेम करता है कि ये ड्रग लेने के बाद विद इन 5 मिनट आपका सिम्टम चला जाएगा। तो सोचिए उनको कितना कॉन्फिडेंट है ये मंडूर भस्म के ऊपर कि जो 500 मिलीग्राम का इतना मैंने मंडूर भस्म एक सैचेट में डाला, क्योंकि ये कोई टैबलेट नहीं, वो सैचेट ओपन करके देना पड़ता है। तो वो इतना कॉन्फिडेंट है, जैसे हिस्टैंटिन केरला आयुर्वेद का वो क्लेम करते हैं क्योंकि वंश लोचन है। तो कॉम्बिनेशन जो है वो हर ड्रग का अलग अलग होता है। अब मैं ये ज्यादा यूज नहीं करता, जैसे मैंने वही बताया कि हम प्रोप्राइटरी चीज ले रहे हैं, कुछ एक मैंने ज्यादा जो सैंपल साइज यूज है उसको यूज किया होगा, बट जो मैंने ओवरऑल उसको नोटिस किया, ऑब्जर्व किया है, वो चीज यही है कि ब्रांड जो होती है या जो कंपनी होती है वो इस चीज को समझ जाती है भली बात ही, लेकिन ब्रांड ये नहीं समझती कि संहिताकारों ने स्नेह का उपयोग किया करने के लिए कहा है। स्नेह एक ऐसी चीज है जो एक प्रैक्टिशनर को, एक संहिता अध्ययन करने वाले या आयुर्वेदिक पढ़ने वाले आदमी ये समझ सकते हैं कि ये पूरे चीज का निष्कर्ष यही है कि खाली स्नेह चिकित्सा भी अगर की जाए यानी कि स्नेह पान भी की जाए तो भी बहुत सारे एलर्जिक राइनाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी कि ऑल इन ऑल जो सबसे पहला चीज है यानी कि अतिव्यवहार हो सकता है उसको भूल भी जाओ। बहुत लोग इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और ओपन डिस्कस है कि चलो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया या अतिव्यवहार नहीं किया तो भी ओज कम हो सकती है, अफकोर्स हो सकती है। एंजाइटी, डिप्रेशन, जितने भी हम लोग इंसोम्निया, ये सब जो चीज है एट द एंड वायु प्रकोप करके स्नेह कम ही करती है। तो ऑल इन ऑल ये जो स्नेह पान है ये एक ऐसा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो मल्टीपल संप्राप्ति को एक झटके में कवर करती है। यानी आप अगर
खुद सोचेंगे कि हमारे पास ऐसे पेशेंट आया था और इसकी संप्राप्ति क्या है एलर्जिक राइनाइटिस के, उसमें ग्रुथपान काम करेगा। आप डीएनएस में पूछोगे, ग्रुथपान काम करेगा। तो ग्रुथपान जो है, यानी कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप इस चीज को कभी भी मतलब नहीं कर सकते, या तो केवल सर्पीपान का अपना उपयोग मतलब नहीं कर सकते, या तो केवल सर्पीपान का अपना उपयोग है और विजया का अपना एक उपयोग है। तो इसलिए मैंने वही बताया कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो ये 4 चीज है, ये आपके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में बैठना चाहिए। फिर उसके बाद आप कल्प किस तरह से उपयोग करते हो। अब बात ऐसा आएगा कि आपने देखा होगी तो बहुत सारे जो नॉर्मली हमारी टेंडेंसी क्या होता है कि एलर्जिक राइनाइटिस है, सीतोपलादी चूर्ण ले लो। मैंने इसमें क्यों सीतोपलादी नहीं ली? सीतोपलादी इसलिए नहीं ली क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं यूज नहीं करता, ऑफकोर्स मैं ज्यादा यूज नहीं करता उसको, लेकिन क्या सीतोपलादी चूर्ण संख्या संप्राप्ति में हमारी बैठेगी जो हमें चाहिए? तो ऑफकोर्स वो बैठती है। उसके अंदर आप देखोगे तो सीता, तुगाक्षीरी यानी मधुर, कषाय, कटु, तिक्त ऐसे सीक्वेंस में लिया गया। प्लस वो जो कल्प है वो भी आप देखोगे एक तरह से ओजवर्धक है, बलवर्धक है। लेकिन अगर तुगाक्षीरी प्योर ना मिले, जो मार्केट के अंदर बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि इतना ढूंढने के बाद मुझे बहुत डाउट आता है कि क्या तुगाक्षीरी ओरिजिनल मिलता है और वो यूज होता है, तो डाउटफुल कंडीशन है। तो जिस जगह डाउट थोड़ा क्रिएट होता है वो कल्प थोड़ा समय कम यूज करता हूँ, क्योंकि इस एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर मुझे बहुत श्योर होना पड़ता है कि मेरा जो ड्रग है इसके अंदर स्नेह हो, मेरी लघु मालिनी वसंत है उसके अंदर प्रॉपर जो है नवनीत की भावना दिया जाए, क्योंकि जहां स्नेह कम पड़ जाती है वहां संप्राप्ति थोड़ी सी मेडिसिन उतना कारगर नहीं काम करती। इसलिए यही रीजन है कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सब चीजें जो यूज करते समय आपको सोचनी है। अब बात है कि अगर कोई डिस्कशन, कोई किसी का क्वेश्चन है, आप पुट फॉरवर्ड कर सकते हो, हम उसको डिस्कस करें। और जो कल से मैं थोड़ा केस डालते जाऊंगा जो मैंने इन बिटवीन ये 4-5 महीनों में ट्रीट किया है, या ट्रीट के इसके ऊपर है कि वो अभी भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मैं आपको उससे डिस्कस करके बताऊंगी कैसे संख्या संप्राप्ति में मेरी बैठती है। दूसरा, आप जिस भी ड्रग को यूज करते हैं आज तक या अभी तक आप यूज कर रहे हो, आप खुद थोड़ा सोच के देखो। ये जब लेक्चर में पुट फॉरवर्ड करूंगा या मैं ग्रुप पे डालूंगा, ये क्लासरूम पे डालूंगा, कि कैसे आप जितने भी चीजों को मेडिसिन यूज करते हो वो इस 4 संप्राप्ति के अंदर आके फिट हो जाती है। तो पहला जो क्वेश्चन है कि क्या हम इसके अंदर हरित की घृत यूज कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से नहीं। हरित की घृत इसलिए मतलब हरित की घृत के साथ यूज करें तो ऑफकोर्स कर सकते हो, लेकिन वो चॉइस नहीं रहेगा, क्योंकि हरित की से ज्यादा बेटर यहाँ ना एक कल्प है जो मैं आपका डिस्कशन पे नहीं बताया, लेकिन सुवर्णमाक्षी। खास करके ये उन लोगों के लिए, फीमेल के अंदर में ज्यादा करके यशद भस्म में ज्यादा थोड़ा सुवर्णमाक्षिक प्रिपेयर करता हूँ। दोनों का कार्यकारी एक ही है, दोनों कषाय रसात्मक है, दोनों शीत है, विपाक मधुर है, दोनों है और दोनों काम करते हैं। और कुपिपक्व रसायन होने के कारण जो है अग्नि उसमें अच्छी होती है। हरितकी का प्रॉब्लम ऐसा है कि हरितकी को घृत के साथ मिलाने के बाद थोड़ा डाउटफुल कंडीशन है कि उसकी कषाय रसात्मक कितना ड्रग काम करेगा, क्योंकि केवल हरितकी घृत से काम नहीं बनेगा। अगर हरितकी कल्प के अंदर हरितकी का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है, खाली हरितकी को घृत के अंदर जो 1/4 पार्ट है ये पकाना मेरे ख्याल से थोड़ा सा लॉजिकली उतना ठीक नहीं होगा, यानी कि उतना काम नहीं करेगा। पर हरिद्रा मतलब हरितकी खंड यस काम कर सकते हैं, वहां ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंस आएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि क्या बच्चों के अंदर सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स सेम, खाली जो बच्चों के अंदर है ना, आपको एक थोड़ा सा चीज सोचना पड़ेगा कि बच्चों के अंदर थोड़ा कफ अवस्था ज्यादा है, तो वहां घृत पान से ज्यादा जो है पिंपली का कल्प बहुत ज्यादा काम आता है। अब मैं बच्चों के अंदर क्या यूज करता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने वही बताया कि बच्चों के केस मेरे पास उतने ज्यादा नहीं आते, लेकिन जब भी आते हैं तो मैं 64 प्रहरी पिंपली और अरविंद दासो ये दोनों कल्प ज्यादा यूज करता हूँ। लोग पूछते हैं कि अरविंद दासो का यहाँ उपयोग क्या? ऑफकोर्स आप लोगों ने बाल रोग में पढ़ा होगा कि ये बच्चों के लिए बेस्ट है, सबसे अच्छी चीज है, लेकिन आपको ये दूसरा चीज समझना पड़ेगा कि अरविंद यानी कि कमल, और कमल जो है ना ये कषाय रहता है। यानी कि आप जो अभयारिष्ट यूज कर रहे थे आप एडल्ट में, आप बच्चों के अंदर अभयारिष्ट नहीं यूज कर सकते क्योंकि नहीं लेते बच्चे, बहुत ही कड़वा होता है। तो ऐसे जगह पर अरविंद दासो जैसे कल्प बहुत ही शानदार काम करते हैं। यानी आपके पास कोई ऐसा बच्चा है कि जिसको 2-2, 3-3 महीने में बुखार आती है, सर्दी खांसी होती है और आपको बार बार हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, नेव लेना पड़ता है, आधे से ज्यादा टाइम उसका
डॉक्टर के पास जाते, क्योंकि ऐसे मेरे पास 2 पेशेंट है, एक अभी भी है जिसका चाहिए तो मैं आपको केस शेयर करूंगा कि हर 2 महीने में अब उसको एकदम सीवियर न्यूमोनाइटिस वगैरह होता था, तो उसे स्वर्ण प्राशन के साथ अरविंद दास और 64 प्रेरी पिंपली स्टार्ट किया था। पूरा 1 साल लेने के बाद अभी वो 4 साल का हो गया और उसको एक बार भी मतलब एटलीस्ट पिछले 1 साल में जो है कितना भी सर्दी बारिश आए बिल्कुल भी वो एडमिट नहीं हुआ है, थोड़े बहुत सिम्टम्स आए। तो ये ना इफिकेसी होती है कि आपका ड्रग कषाय रसात्मक जो है एलर्जिक राइनाइटिस और एक तरह से प्राणवश होता है, उसके लिए बल्ले ही साबित हो सकता है। तो आप बच्चों के अंदर इसके बारे में विचार कर सकते हो। और यस, अगर आपका स्वर्ण प्राशन बहुत ही स्ट्रांग है, अच्छा है, जैसे मेरा ऐसा मानना है कि आपके स्वर्ण प्राशन के अंदर स्वर्ण अगर 0.2 मिलीग्राम है, तो आपके जो बच्चे हैं यानी कि जो पेशेंट को आप स्वर्ण प्राशन करते हो उसको जल्दी ना एलर्जिक राइनाइटिस नहीं होगा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर आपको खुद ही पता नहीं कि वो स्वर्ण जा रहा है नहीं जा रहा है, 1 ड्रॉप दे रहा हूँ 2 ड्रॉप दे रहा हूँ, ग्रुथ में आ रहा है तेल में आ रहा है, अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से फिर आप भी थोड़ा कंफ्यूजिंग आएंगे। तो मेरा ये सिंपल है, आप जिस तरह से देना चाहे दे सकते हैं। तो 0.2 मिलीग्राम का जो या 2 मिलीग्राम का, खास करके 2 मिलीग्राम अगर आप स्वर्ण देना स्टार्ट करें तो मुझे नहीं लगता बाकी मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती। एलर्जिक राइनाइटिस 2 मिलीग्राम स्वर्ण आप डेली अगर 1 महीने तक भी दे तो भी वो काम कर जाता है। तो ये बच्चों के अंदर खास करके स्पेसिफिक। एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि क्या हरितकी का हम जो है डायरेक्टली सेवन कर सकते हैं? तो देखो, सेवन तो कर सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम है लेगा कौन? क्योंकि एक पहली बात यह है कि हरितकी का यूज करते समय आपको ये देखना है कि एक होता है बाल हरितकी और एक है प्रॉपर हरेरा। प्रॉपर हरेरा जो होता है ना वो हमेशा अपने एक बिकता यानी कि जितना आपका हाथ और बड़ा है उतना बड़ा आता है और उसे ही जो है श्रेष्ठ माना जाता है। और हम जो देखते हैं ये छोटे छोटे हरितकी जो हमें मिलते हैं, ये इसको हम महाराष्ट्र के अंदर रंगदा हरितकी कहते हैं, यानी कि फैक्ट्री के अंदर डाइस वगैरह ज्यादा यूज होता है, उसके लिए ज्यादा यूज करता है। ये मेडिसिनल वैल्यू आपको सब लोग मिक्स करके देते हैं। अगर हम सस्ते में आप त्रिफला लोगे 20 रुपए 30 रुपए पाउडर, वो क्या आपको बड़ा करके मतलब यानी कि अच्छे क्वालिटी का हरित की देगा। तो ऐसे टाइम पे वो रंगदा हरित की यानी वो बाल हरित की आता है जो उतना इफिकेसी उसकी नहीं है। पर जो विजया यानी कि जो विजया की हम बात कर रहे हैं वो काफी बड़ी होती है, यानी कि आप देखने जाओगे तो 10-15 सेंटीमीटर की हरित की होती है। आप मार्केट में खरीदने जाओ तो 30 रुपीज की एक मिलती है फिलहाल, जब जो लास्ट ईयर में जिसका काम किया था तो वो कॉस्टली आती है। तो इसलिए जब आप त्रिफला पाउडर भी लेने जाते हो, जब आप देखोगे कि कोई कोई कंपनी आपको बोलती है कि अरे ये 200 रुपए का 100 ग्राम है, आप बोलते हो कि अरे नहीं ये तो 50 रुपए का 100 ग्राम मिलता हो, तो वो जो आपको 200 रुपए का 100 ग्राम दे रहा है वो मे भी आपको शायद अच्छे क्वालिटी का हरित की देता होगा, यानी तो विजया यानी कि जो बड़ा वाला जो हम लोग ग्रंथोक्त बात करते हैं उसके बारे में। तो ये एक बहुत टेक्निकली काम है। जैसे मैंने वही कल्प सिलेक्ट किए हैं कि जिसमें आपको ज्यादा छेड़खानी ना हो, यानी कि आपके मेडिसिन के साथ अल्टरनेशन मतलब ज्यादा कोई अल्टर ना करे या उसको मैनिपुलेट नहीं करे। क्योंकि हम ना खाली मेडिसिन के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं और उसके एक्शन के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, बट मार्केट में वो हमको कौन किस तरह से दे रहा है, दे भी रहा है नहीं दे रहा है, ये फाइंड आउट करने में कभी कभी पूरा साल चला जाता है। तो ये ओवरऑल बात डिस्कशन है। तो ऑल इन ऑल अभी इसके ऊपर मैं जैसे बताया वीक बाय वीक में आपको जैसे वही बताया कि कुछ फेसबुक इंस्टाग्राम के भी बहुत सारे मार्केटिंग और चीज है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप आपका है, जो भी क्वेश्चन है आपको फॉरवर्ड कीजिए और डिस्कस करेंगे और मैं केस वहीं प्रेजेंट करता हूँ। सो थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ ज्वाइन करने के लिए, और कुछ सजेशन हो तो आप ऑफ कोर्स डायरेक्टली मैसेज करके मुझे कर सकते हैं। सो गुड नाइट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। दोस्तों वाला को 150 रुपये का लाया हूँ।